जय हिंद साथियों। कैसे आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो अपनी वीडियो होगी वो है मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। ठीक है, आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं क्योंकि यही है जो हमारे विकास करती है। जो भी योजनाएं लानी है, जो भी हमें रोजगार देना है, सब कुछ किस पर निर्भर करता है? तो मंत्रिमंडल अर्थात मंत्री परिषद पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंत्री परिषद। इसके लिए आप दो आर्टिकल याद रखेंगे। एक होता है आर्टिकल 74, एक होता है आर्टिकल 75। ठीक है, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। ठीक है, हमारे देश में जो व्यवस्था अपनाई गई है वो कौन सी अपनाई गई है? तो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था से मतलब होता है यहाँ पर संसद का संसदात्मक शासन व्यवस्था है, यानी कि हमारे यहाँ पर कौन शासन करती है? तो संसद करती है। कौन? संसद। ठीक है, संसद अपनाई गई है। तो संसद में कार्यपालिका का जो हेड होता है वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो कौन सा होता है? तो नाम मात्र का होता है। कौन सा होता है? नाम मात्र का। नाम मात्र ही होता है। इसकी कुछ शक्तियां हैं वो मैंने बता दिया है। ठीक है, राष्ट्रपति अपन जब पढ़े थे, अब जब मैंने बता दी है सारी। तो राष्ट्रपति जो है वो क्या होता है? कार्यपालिका का हेड होता है। क्या होता है? कार्यपालिका। और इसे अपन क्या कहते हैं? कार्यपालिका ही कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मंत्री परिषद होती है उसे अपन कार्यपालिका ही कहते हैं। ठीक है ना, मंत्री परिषद को ही कार्यपालिका कहा जाता है। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का हेड होता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? भारत पर शासन करता है, क्योंकि वो प्रथम नागरिक है, जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति जो शासन करता है वो केवल नाम मात्र का करता है, लेकिन जो वास्तविक शासन करता है वो कौन करता है? तो प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद। कौन? प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद करती है। कौन करती है? मंत्री परिषद करती है। अर्थात जो राष्ट्रपति की शक्तियां होंगी वो किसमें निहित होंगी? प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद में। किसमें? प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद में। अर्थात आर्टिकल 74 में कहा गया है, किसके माध्यम से? आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जी की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति एक मंत्री परिषद का गठन कर सकता है, और वो मंत्री परिषद किसके नेतृत्व में की जाएगी? तो प्रधानमंत्री किसके तहत किए जाएंगे? तो आर्टिकल 75 के तहत किसका प्रावधान किया गया है? तो प्रधानमंत्री का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन तो करता है भारत पे, लेकिन किसकी सहायता से करता है? प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद की सहायता से राष्ट्रपति अपने यहाँ पे शासन करता है। यानी कि जो वास्तविक शासन करता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कार्यपालिका का हेड कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति की सारी शक्तियां निहित होती हैं वो किसमें होती है? तो प्रधानमंत्री में होती है। किसमें? प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद में होती है। अब राष्ट्रपति तो सारे काम करते नहीं है ना, कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद करेगी। गृह मामले कौन देखेगा? गृह मंत्री। रेल मामला कौन देगा? रेल मंत्री। विदेश मामले कौन देखेंगे? विदेश मंत्री। रक्षा मंत्री कौन देखेंगे? रक्षा मामले। तो ये सारे के सारे जो मंत्री परिषद होती है वही क्या करती है? वास्तविक शासन करती है। कौन करती है? तो वास्तविक शासन। ये जो हमने प्रणाली ली है ये कहाँ से ली है? तो ये हमने ब्रिटेन से ली है। कहाँ से ली है? ब्रिटेन से, क्योंकि हम ब्रिटेन के आदी हो चुके थे। शासन कौन कर रहा था उससे पहले? ब्रिटेन कर रहा था। तो ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन के शासन जो भी नियम थे, अर्थात ब्रिटेन का जो भी संविधान था उससे हम पहले से अवगत थे। तो इसलिए हमने कौन सी व्यवस्था अपनाई? संसदीय व्यवस्था अपनाई। कौन सी अपनाई? संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था कहाँ अपनाई गई है? इंग्लैंड में भी अपनाई गई है, लेकिन वहां पर राष्ट्रपति नहीं होता। वहां पर यानी कि इंग्लैंड में राष्ट्रपति नहीं होता। वहां पर कौन होता है? क्राउन। अर्थात जो रानी रहती है ना वो रहती है राष्ट्रपति पद के समान ही। कौन रहता है? क्राउन। उसका काम यह कि होता है सिग्नेचर करना। क्या रहता है? सिग्नेचर कर दीजिए आप, बस इतना काम रहता है उसका, सिग्नेचर करने का। ठीक है, तो हमने कौन सी व्यवस्था अपनाएंगे? संसदीय व्यवस्था अपनाएंगे। संसदीय व्यवस्था का जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद होती है। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। जो मंत्री परिषद का जो वर्णन दिया गया है वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आर्टिकल 74 में मिलता है। किस में मिलता है? आर्टिकल 74 में मिलता है। और प्रधानमंत्री का वर्णन किस में मिलता है? तो आर्टिकल 75 में मिलता है। किस में मिलता है? प्रधानमंत्री किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 75 से संबंधित है, जबकि मंत्री परिषद किससे है? तो वो है आर्टिकल 74 से। ठीक है, आर्टिकल 74 से।
ये किससे? आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद का वर्णन दिया गया है और आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री का वर्णन दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी कि मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अब मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे होगी? तो भाई हमारे यहाँ पे कौन से जो वो होते हैं ना, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं, अर्थात जो मंत्री होंगे वो मंत्री, जो मंत्रिपरिषद के जो हिस्सा होंगे वो लोकसभा से भी चुने जा सकते हैं। किससे? लोकसभा से भी चुन के आ सकते हैं और किससे चुन के आ सकते हैं? साथ ही राज्यसभा से भी चुन के आ सकते हैं। किससे? राज्यसभा से। ठीक है, यानी कि जो राज्यसभा का मेंबर है उसे भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया जाएगा, या फिर लोकसभा का जो मंत्री है, लोकसभा का जो सदस्य है उसे भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि दोनों सदनों में से एक की सदस्य लेना उसे अनिवार्य रहता है, तभी जाके वो क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है या फिर मंत्रिपरिषद बन सकता है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री लोकसभा से भी बन सकता है और राज्यसभा की, यदि वो राज्यसभा का मेंबर है तो भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, और यदि लोकसभा का मेंबर है तो भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। जैसे कि इससे पहले जो आपने मनमोहन सिंह जी थे, जो प्रधानमंत्री थे अपने मनमोहन सिंह जी, वो राज्यसभा के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? राज्यसभा के सदस्य थे। और जबकि लोकसभा के सदस्य कौन है? तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, तो लोकसभा के सदस्य भी मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं और राज्यसभा के मंत्रिपरिषद भी क्या हो सकते हैं? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद में शामिल किसको करेगा? तो जो लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें जो बहुमत वाली पार्टी होगी, यानी कि जो बहुमत वाली अर्थात जो सबसे ज़्यादा सीटें लेके लोकसभा में पहुंचती है, उसे क्या बना दिया जाएगा? उसकी क्या बना दी जाती है? सरकार बन जाती है। यानी कि वही क्या बन जाएगा? प्रधानमंत्री बन जाएगा उसी पार्टी का, और उसी पार्टी की क्या बनेगी? मंत्रिपरिषद बनेगी। इतना तो अपन जानते ही हैं, ये तो बात सभी जानते हैं लगभग, कि भाई जो बहुमत प्राप्त करेगा उसी की सरकार बनेगी। ठीक है ना, जो सरकार 50+ से अधिक बहुमत वाला जो बहुमत है उसको छू लिया और जिससे आगे निकल गया, चाहे कितने ही प्राप्त हो लिए, तो जिसका बहुमत है लोकसभा में वही क्या बनाएगा? सरकार बनाएगा। तो जो मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति करता है, वो मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या करता है? पहले कौन करता है? तो प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? पहले राष्ट्रपति करेगा। फिर प्रधानमंत्री के कहने पर, यानी कि प्रधानमंत्री किस किस को अपना मंत्री बनाना चाह रहा है, मुझे बनाना चाह रहा है, आपको बनाना चाह रहा है, किस किस को कौन कौन सा कार्यभार संभालेगा, यानी कि मान लीजिए किसको विदेश मंत्री बनाना है, किसको रक्षा मंत्री बनाना है, किसको वित्त मंत्री बनाना है, किसको गृह मंत्री बनाना है, किसको रेल मंत्री बनाना है, किसको कपड़ा मंत्री बनाना है, ये सब डिसाइड कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। और इन सबकी लिस्ट बना के वो किसे सेंड कर देगा? राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? उनकी नियुक्ति कर देंगे। यानी कि मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होती है उसकी, मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो हमारा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति क्या होती है? हम नियुक्ति और निर्वाचन में अंतर क्या होता है? निर्वाचन में, ठीक है, निर्वाचन ऐसे मान लीजिए जैसे कि आप पंचायत का चुनाव देखते हैं, पंचायत या नगर पालिका का, तो उसमें क्या होता है? आप सीधे जाके किसको चुनते हैं? जो आपका मेंबर दिख रहा है कि भाई मुझे तो ये मेंबर दिख रहा है, कोई भी XYZ जिसको मान लिया उसको चुन लिया और वो ही क्या बन गया? वो ही मेंबर बन गया। क्या बन गया? वो ही जाके क्या बन गया? उस अध्यक्ष पद या जिस पद के लिए उसको आपने चुना वो जाके बन गया। लेकिन प्रधानमंत्री में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, एक चेहरा दे दिया जाता है पहले कि हमारी पार्टी से भाई ये चेहरा है, इसे हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब वो बहुमत वाली जो पार्टी है वो कहाँ पहुंच गई? यानी कि वो बहुमत लेके कहाँ पहुंच गई? यानी कि उस पार्टी को क्या मिल गया? सबसे ज़्यादा सीटें मिली और वो लोकसभा में पहुंच गई। अब लोकसभा में पहुंच गई तो अब ये जरूरी नहीं है कि वो उसी को प्रधानमंत्री बनाए, वो चाहे तो किसी दूसरे को भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? किसी दूसरे को भी बना सकते हैं। वो नाम आगे कर देंगे राष्ट्रपति जी के सामने कि भाई जो बहुमत वाली पार्टी होती है कि आप इसे क्या कर दीजिए,
जो XYZ जो भी है उसे क्या बना दीजिए, हमारा प्रधानमंत्री बना दीजिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दीजिए। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसकी नियुक्ति कर देगा, किसकी, प्रधानमंत्री की। यानी कि नियुक्ति प्रधानमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है, और मंत्रिपरिषद की भी क्या होती है, नियुक्ति होती है। ठीक है, निर्वाचन नहीं होता। आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि इनका निर्वाचन नहीं होता, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का निर्वाचन नहीं होता, इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। निर्वाचन होता है जब निर्वाचित होकर ये कहाँ पहुंचते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में ये पहुंचते हैं निर्वाचित होके। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर मंत्रिपरिषद बनेंगे, मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे, तब इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। क्यों करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का वास्तविक हेड होता है। कौन होता है, जो हेड होता है, वास्तविक हेड तो प्रधानमंत्री होता है, जो हेड होता है यानी कि जो अध्यक्ष होता है, सबसे बड़ा कार्यपालिका का जो शीर्ष पे बैठा है कार्यपालिका के, वो कौन बैठा है, तो राष्ट्रपति बैठा है। अब भैया यही आज्ञा देगा तभी जाके तो आप नीचे के मंत्रिपरिषद को बना सकते हैं। तो ये आज्ञा दे देगा, और मंत्रिपरिषद यानी कि हम लोग बाग चुन लेंगे कि भाई हमको ये वाला प्रधानमंत्री चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसका निर्वाचन कर देगा, सॉरी नियुक्ति कर देगा। और नियुक्ति करने के बाद में प्रधानमंत्री क्या करेगा, प्रधानमंत्री कह देगा, एक लिस्ट बना के दे देगा कि भाई इनको क्या करना है, राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद, मेरी मंत्रिपरिषद में शामिल कर लीजिए। जैसे कोई भी अपने मनपसंद आदमी जो भी उस विभाग का अच्छी तरीके को निभा सके, उस काम को अच्छी तरीके से कर सके, उसको क्या बना देगा, मंत्रिपरिषद बना देगा, यानी कि अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल कर लेगा। राष्ट्रपति जी को उनको सूची बना के दे देगा, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, उनकी नियुक्ति कर देंगे। क्या कर देंगे, नियुक्ति कर देंगे कि भाई आज से आप क्या हो गए, मंत्रिपरिषद का हिस्सा हो गए, ठीक है ना, अच्छे से काम करिए। लेकिन करते नहीं है, वो बात अलग है। ठीक है, तो ये ऐसे होती है निर्वाचन। अब इनका जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, तो शपथ कौन दिलाता है इनको, तो शपथ प्रधानमंत्री को भी कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद को कौन दिलाता है, तो मंत्रिपरिषद को भी कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति शपथ। जब प्रधानमंत्री क्या कहेंगे कि इनको मुख्यमंत्री, इनको मेरी मंत्रिपरिषद में शामिल कर लीजिए, तो मंत्रिपरिषद में किन किन को शामिल कर देंगे, जो जो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को जो भी नाम दिए थे उनको क्या कर देंगे, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में नियुक्त कर लेंगे, और साथ में उनको क्या कर देंगे, शपथ दिला देंगे। क्या दिला देंगे, शपथ दिला देंगे। इसके बाद में क्या होता है, यदि कोई मंत्री अपना त्याग पत्र देता है, यानी अपने कोई मंत्री अपना त्याग पत्र देता है, तो वो किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा, ना कि प्रधानमंत्री को। किसको सौंपेगा, तो राष्ट्रपति को सौंपेगा, ना कि प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री क्या करता है, सारा खेल जो चलता है वो प्रधानमंत्री के सहारे पे चलता है। प्रधानमंत्री कहेगा कि भाई ये जो व्यक्ति है एक्स नाम का, ये अपना कारोबार ठीक से नहीं संभाल पा रहा है, आप इसको हटाकर इस बाय वाले व्यक्ति को ले लीजिए। क्या कर लीजिए, एक्स नामक जो भी व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, कोई रक्षा मंत्री है मान लीजिए, तो रक्षा मंत्री क्या कर रहा है, रक्षा मंत्री अपना काम काज ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसकी जगह बाय को बनाना है, तो प्रधानमंत्री किसको बोलेगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या बोलेंगे, इनको जो पद है उससे हटा देंगे और बाय को क्या कर देंगे, उस पद पर रख देंगे। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, तो नियुक्ति या उन्हें हटाना या त्याग पत्र देना, ये सब कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सहायता से, प्रधानमंत्री की से। किसकी सहायता से, तो प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है सारे काम। कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन किनकी सहायता से, किनकी जो सलाह से करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी की सलाह से ही करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रधानमंत्री वाली जो मंत्रिपरिषद है, ये जो प्रधानमंत्री वाली जो मंत्रिपरिषद है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि मंत्रिपरिषद तो है भाई, वो काम कर रही है, तो काम कर रही है, तो अब काम कर रही है तो कुछ जनता के प्रति उत्तरदायी भी तो रहना पड़ेगा। अब जनता उनसे पूछेगी भी तो सही, भाई तुम काम कर रहे हो अच्छे से कि नहीं कर रहे हो, तुमने ये काम की बोला था ये तो किया ही नहीं है। तो जो मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से मतलब सभी मंत्री, किसमें सामूहिक रूप से मतलब मान लीजिए कोई भी एक मंत्री है, जैसे कि मान लीजिए आप जो भी शिक्षा मंत्री है, ठीक है, शिक्षा मंत्री ले लीजिए। शिक्षा मंत्री का काम है कि क्या करना है, जो भी वैकेंसीज वगैरह निकालनी है, सारी शिक्षा का व्यवस्था का काम वही देखता है। अब शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं कि दे नहीं रहे हैं, मतलब वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, तो आप शिक्षा मंत्री से क्या जनता जवाब पूछ रही है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या घोटाले चल रहे हैं, तो इसका जो जवाब देगा वो अकेला शिक्षा मंत्री नहीं देगा, वो क्या देगी, सामूहिक रूप से पूरी की पूरी जो मंत्रिपरिषद है वो क्या देगी, उस जवाब का आंसर देगी।
क्या देगी, उस जवाब का उत्तर देगी। और वो भी कहाँ आके देगी, तो वो देगी लोकसभा में आके। कहाँ देगी, लोकसभा में आके। कहाँ देगी, लोकसभा में आके। लोकसभा में क्या देती है, अपने आंसर देती है, यानी कि जो भी जवाब है, जो भी उन पर जो भी उनके ऊपर जो भी कार्य लगे हैं, जो भी सारे के सारे उल्टे सीधे काम का जो भी लगे हैं ना आरोप, वो सारे के सारे जवाब कहाँ के देती है, लोकसभा में। क्योंकि लोकसभा क्या है, लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा क्या करती है, लोगों का प्रतिनिधित्व, यानी कि भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि हम जो चुनकर सदस्य भेजते हैं वो कहाँ भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं। तो भाई हम जवाब मांगेंगे तो कहाँ मांगेंगे, लोकसभा में। लोकसभा में मांगेंगे ना, कि राज्यसभा में चले जाओगे, नहीं, लोकसभा में मांगेंगे। तो लोकसभा में क्या करती है, जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी कहाँ होती है, तो लोकसभा में। और यदि किसी एक मंत्री को से कुछ सलाह या कोई उत्तर मांगना है, तो वो कौन मांग सकता है, तो वो राष्ट्रपति मांग सकते हैं। वो कौन मांग सकते हैं, राष्ट्रपति। यानी कि एक सिंगल मंत्री जो है वो किसी बात को लेकर उत्तरदायी है, तो वो किसके प्रति है, राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी उनसे पूछ सकते हैं, रक्षा मंत्री को बुला लिया, भाई तुम क्या कर रहे हो, आओ मुझे बताओ ये बारे में क्या चल रहा है। तो राष्ट्रपति को जाके वो सारी चीजें बता सकता है। लेकिन जब जनता मांगती है जवाब, तो जनता के जवाब कहाँ के देने पड़ते हैं, मंत्रिपरिषद को, तो लोकसभा में देने आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में देने आके पढ़ते हैं। अब एक बात सोच लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा में है, कौन है, राज्यसभा में है, और राज्यसभा का कोई मंत्री बना दिया, तो वो भी जवाब जाके लोकसभा में देगा या राज्यसभा में, तो भाई वो भी जवाब कहाँ के देगा, लोकसभा में ही आके देगा। क्योंकि वो अब जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्या वो मंत्रिपरिषद में शामिल हो गया, तो अब उसे राज्यसभा से मतलब नहीं, जनता को, जनता के तो जवाब चाहिए, वो भी तुम्हें कहाँ के देने पड़ेंगे, तो लोकसभा में आके देने पड़ेंगे। चाहे आप राज्यसभा से मंत्री बने हो, चाहे लोकसभा से मंत्री बने हो, लेकिन आपको जो जवाब देने पड़ेंगे सामूहिक रूप से, वो कहाँ के देने पड़ेंगे, तो लोकसभा से ही आके देने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाना और नियुक्ति। अब अगली बात सुनिए, मान लीजिए कोई मंत्री है, यानी कि कोई भी एक नाम का व्यक्ति है, और प्रधानमंत्री को लग रहा है कि यार ये व्यक्ति अगर आ जाए ना, तो इसे अपन मंत्रिपरिषद में शामिल कर लेंगे, ये किसी एक विशेष क्षेत्र का मतलब अच्छा व्यक्ति है, उस क्षेत्र में इसको काफ़ी नॉलेज है। जैसे कोई मान लीजिए रक्षा विभाग या कोई विदेश मामले, मान लीजिए यार ये विदेश मामलों के लिए मंत्री अच्छा रहेगा, क्योंकि ये उस मामले में अच्छा है, ठीक ठाक है, और इसे अपन मंत्रिपरिषद में शामिल करना चाहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये यानी कि जब ये पार्टी से लड़ा चुनाव, तो ये क्या हो गया, लोकसभा का चुनाव हार गया। क्या हो गया, लोकसभा का चुनाव हार गया। अब लोकसभा का चुनाव हार गया, तो मंत्रिपरिषद कैसे, मंत्रिमंडल में शामिल कैसे होगा, तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, इसको मंत्रिमंडल में शामिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मंत्रिमंडल में शामिल कर लेंगे। यानी कोई व्यक्ति है जो चुनाव हार गया है लोकसभा का, तो उसे क्या करेंगे, मंत्रिमंडल में शामिल कर लेंगे। जब मंत्रिमंडल में कोई व्यक्ति शामिल कर, जैसे कि मैं मान लीजिए, या चाहे आप ले लीजिए, हम तो चुनाव लड़े नहीं, लेकिन हमें मान लीजिए प्रधानमंत्री साहब को लग रहा है कि अगर ये मंत्री बन गया ना, तो ये इस विभाग को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकता है। तो मुझे क्या बना दिया, या आपको क्या बना दिया, एक मंत्री बना दिया, उस विभाग का क्या मंत्री बना दिया, उस विभाग का मंत्री बना दिया। मंत्रिपरिषद मंत्री कोई भी मान लीजिए XYZ, जो भी रक्षा मंत्री बनना चाहे, जो भी बनना चाहे, तो मंत्री बना दिया। तो फिर उसके बाद में एक शर्त लग जाती है कि आपको 6 माह, कितने महीने, 6 महीने के अंदर, जिसको यानी कि जो अपन को मंत्री बना रहे हैं, या मुझे या आपको जो मंत्री बनाया है प्रधानमंत्री ने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 माह के अंदर या तो राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी या लोकसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। किन की, या तो आपको 6 महीने के अंदर लोकसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी या फिर राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तभी जाके आप मंत्रिपरिषद यानी कि जो मंत्री पद दिया है आपको, तभी जाकर आप उस मंत्री पद पर बने रहेंगे। अन्यथा 6 महीने के बाद आप स्वतः हट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है ना। तो यदि आप कोई व्यक्ति जो है जो चुनाव हार चुका है और उसको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है, तो उसे कितने 6 महीने के अंतर्गत लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता दिलानी पड़ती है। आमतौर पर जो सदस्यता दिलाई जाती है वो राज्यसभा में ही दिलाई जाती है। ठीक है ना। ऐसा कोई प्रावधान नहीं, संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अधिकतर जो सदस्यता दिलाई जाती है वो किसकी दिलाई जाती है, तो राज्यसभा सदस्य की दिलाई जाती है। ठीक है। शपथ हो गई, त्याग पत्र हो गया। अब देखते हैं इनके कार्य क्या होते हैं। कार्य तो भाई कार्य तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या कार्य तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है।
जितने भी कार्य हो रहे हैं शासन में, जो भी केंद्र से जो भी कानून पारित होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो कौन करते हैं? तो मंत्रिपरिषद ही करती है। पूरे के पूरे काम कौन करेगी? मंत्रिपरिषद करेगी। क्योंकि मंत्रिपरिषद ही क्या करती है? सारे जो भी नीतियां बनाना, जो भी कानून बनाना, जो भी उपकारी योजनाएं चलाना, वो सारे के सारे काम कौन करती है? तो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री वाली कौन करती है? तो मंत्रिपरिषद ही करती है। ठीक है ना? तो आप तो इन चीज़ों से तो आप अवगत होंगे, जितना भी आप अगर लोकतंत्र को जानते होंगे थोड़ा बहुत भी, तो आप इन चीज़ों से तो अवगत होंगे। ठीक है ना? तो आप उन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। आयोग बनाना, कुछ भी योजनाएं बनाना, अपने जो कुछ भी ले लीजिए यार, सारे के सारे काम कौन करती है? तो वही तो कर रही है। राज्य जो अपने राज्य होते हैं उनके काम छोड़ के सारे काम कौन करती है? तो अपनी राज्य मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है। अब इनकी आयु वगैरह इनकी जो होती है वो कितनी होती है? यदि कोई व्यक्ति, ये हो गई राज्यसभा, ठीक है, और ये कौन सी हो गई? लोकसभा। लोकसभा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य कब बनेगा? जब वह 25 वर्ष का हो जाएगा। इसका कब बनेगा? 30 वर्ष में। ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति लोकसभा के माध्यम से आता है तो वो मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए उसकी, जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा बन सकता है, वो कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए या मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री भी यहीं से बनता है ना, मंत्रिपरिषद से अलग तो है नहीं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए? 25 वर्ष। यदि वे राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो राज्यसभा का सदस्य बनेगा तो उसके लिए 30 वर्ष होगी। 30 वर्ष के बाद में यदि वो राज्यसभा का सदस्य है तो वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाएगा, और फिर वो जवाबदेह किसके प्रति हो जाता है? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह हो जाता है। ठीक है। अब आइए देखिए हमारे यहाँ पर कौन सी मंत्रिपरिषद पाई जाती है। भारत में त्रिस्तरीय मंत्रिपरिषद पाई जाती है। कितनी स्तरीय? त्रिस्तरीय। भारत में कौन सी मंत्रिपरिषद पाई जाती है? तो हमारे यहाँ पे 3 स्तर पे मंत्रिपरिषद रहती है, यानी कि 3 प्रकार के मंत्री रहते हैं। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में कितने प्रकार की मंत्रिपरिषद पाई जाती है? त्रिस्तरीय, 2 स्तरीय, चतुर्थ स्तरीय, 5 स्तरीय, कितनी? तो 3 स्तरीय मंत्रिपरिषद पाई जाती है। अब वो मंत्रिपरिषद कौन कौन सी होती है? ठीक है। सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री को अपन मंत्रिमंडल भी कहते हैं और कबीना मंत्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कबीना मंत्री। ठीक है। एक हो गया। दूसरा कौन सा है? तो राज्य मंत्री। और तीसरा कौन सा है? तो उप मंत्री। कौन सा होता है? उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है ना? मैं त्रिस्तरीय मंत्री बताऊं ना, तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहले देखिए कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल भी कहते हैं या कबीना मंत्री भी कहते हैं। इनको क्या दिए जाते हैं? तो महत्वपूर्ण विभाग, महत्वपूर्ण मंत्रालय। कौन से महत्वपूर्ण मंत्रालय? इनमें क्या होते हैं? तो ये महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालते हैं। महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे कि महत्वपूर्ण मंत्रालय संबंधित, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए आप, एग्जाम्पल के रूप में रेल मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री हो गया, ठीक है, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, ठीक है। ऐसे करके जो सारे के सारे जो महत्वपूर्ण मंत्री परिषद, जो मंत्री पद होते हैं ना, वो किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? तो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत रखे जाते हैं। यानी कि ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? ये क्या संभालते हैं? तो महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालते हैं। क्या संभालते हैं? महत्वपूर्ण मंत्रालय, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, कपड़ा उद्योग मंत्रालय हो गया। ये सारे के सारे मंत्रालय कौन संभालता है? तो ये कैबिनेट मंत्री ही संभालते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं? राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री के सहायक। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री के सहायक और एक होते हैं स्वतंत्र प्रभारी मंत्री। कौन होते हैं? स्वतंत्र प्रभारी मंत्री। ठीक है। कैबिनेट मंत्री के सहायक। आपको क्या लगता है सारे काम ये कैबिनेट मंत्री खुद करते होंगे? एक भी काम नहीं करते। सही बात तो यही है कि सारे के सारे जो इनके नीचे चले जाते हैं, इनके नीचे काफ़ी सारे लोग काम करते रहते हैं। तो बस संभाल दिया भाई, तुम जानो ये काम होना चाहिए, बस हम तो इतना जानते हैं। जवाबदेह कौन रहेगा उस चीज़ के प्रति? तो वो मंत्री रहेगा जो उस पद पर स्थित है। ठीक है। जैसे कोई रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री है, या कोई
वित्त मंत्री है, तो वित्त मंत्री सारे काम थोड़ी ना करेगा, उसके नीचे जो भी कार्यभार हैं, जो आईएएस वगैरह जो भी रहते हैं, वो ही जाके कानून बनाते हैं, वो ही जाके सब कुछ करते हैं, बस इन मंत्रियों का नाम होता है काफी। ठीक है ना, सही बात तो यही है। तो कैबिनेट मंत्री के ये क्या होते हैं, राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री के सहायक, यानी कि इन मंत्रियों के क्या होंगे, जैसे रेल मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री क्या होंगे, ये एक तो सहायक होंगे, और दूसरे क्या होंगे, तो स्वतंत्र प्रभारी। स्वतंत्र प्रभारी मतलब कोई एक इन्हें विभाग दे दिया कि आप इस विभाग के मंत्री हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाए, स्वतंत्र प्रभारी मंत्री कहलाए। इसके बाद में कौन होते हैं, तो उप मंत्री। ये क्या संभालते हैं, तो ये संभालते हैं प्रशासनिक मंत्री। कौन होते हैं ये, प्रशासनिक कार्यभार, पुलिस विभाग हो गया, कानून मंत्री, ठीक है ना, ये सारे के सारे कौन संभालेंगे, तो ये प्रशासनिक मंत्री ही संभालते हैं। ठीक है, ये होते हैं मंत्रिपरिषद। इन तीनों को ही मिलाकर क्या कहा जाता है, तो यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन तीनों को ही मिलाकर क्या बोला जाता है, तो मंत्री परिषद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मंत्री परिषद बोला जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये क्या है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, ये क्या हो गई, कैबिनेट मंत्री हो गए, ये कौन हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, ठीक है, ये कौन हो गए, राज्य मंत्री हो गए, ये कौन हो गए, तो उप मंत्री हो गए। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, इन चारों को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, क्योंकि जो मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, इन चारों को मिलाकर मंत्री परिषद बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, मंत्री परिषद बोल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इन तीनों को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, तो मंत्री परिषद बोल दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में ये है कि भाई मंत्री तो बना सकते हैं, लेकिन आप मंत्री बना कितने सकते हो। अब पहले क्या था, मूल संविधान में ये निहित नहीं था कि आप कितने मंत्री बना सकते हो, लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से ये डिसाइड कर दिया गया है कि आप इतने मंत्री बना सकते हो। अब राष्ट्रपति जी जैसे कोई प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के घर परिवार में से ही 50-100 सीटें जीत के आ गई है, तो अब कोई फूफा, कोई जीजा, तो कोई कुछ, तो वो बोल देगा कि नहीं यार फूफा जी बुरा मान जाएंगे, इनको तो मंत्री पद देना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। और कोई दोस्त हो गया गहरा कि नहीं यार इसको भी मंत्री पद देना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, तो सबको मंत्री पद देना पड़ेगा। तो पहले कोई डिसाइड नहीं था, यानी कितने मंत्री बना सकते थे आप, पहले कितने ही बना सकते थे। लेकिन 2003 के बाद से आप लोकसभा के सदस्य कितने मान लिए, 100 मान लिए। कितने मान लिए, 100 सदस्य मान लिए। और 100% के यानी कि 100 सदस्यों में से केवल आप 15 सदस्य को ही मंत्री परिषद में शामिल कर सकते हैं। यानी कि कुल लोकसभा सदस्यों का 15% ही मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है। कितना, कुल लोकसभा सदस्यों का 15% भाग ही किस में शामिल कर लिया जाएगा, किस में शामिल कर लिया जाएगा, तो मंत्री परिषद में शामिल कर लिया जाएगा, इसके अलावा नहीं। यानी कि 15% से अधिक व्यक्तियों को आप मंत्री परिषद में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है ना, उससे पहले यानी कि 2003 से पहले आप जीजा फूफा जिसको मना रहे थे मना सकते थे, लेकिन इसके बाद नहीं मना पाएंगे। ठीक है ना, तो यानी कि 15% जनसंख्या यानी कि 15% सदस्यों को ही क्या बना सकते हैं, अपन मंत्री परिषद में शामिल कर सकते हैं, इससे ज्यादा शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है। मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री हो गया, उसके ऊपर कौन हो गया, तो कैबिनेट मंत्री हो गया, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, उसके ऊपर कौन हो गया, तो राज्य मंत्री हो गए, उसके ऊपर कौन हुआ, तो उपमंत्री हुए। इन सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है, तो मंत्री परिषद बोला जाता है। जबकि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो प्रधानमंत्री शामिल होता है और साथ ही कौन शामिल होता है, तो कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो
प्रधानमंत्री शामिल होता है और साथ ही कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद में शामिल कौन कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, यानी कि ये सभी लोग किसमें शामिल हो जाएंगे, तो मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाएंगे। जबकि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होंगे, तो केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होंगे। इनका जो एरिया होता है, यानी कि इनकी जो संख्या होती है, ये व्यापक होती है। क्या होती है, व्यापक होती है। इनकी कम होती है, ठीक है। इनका यानी कि इसमें कम सदस्य होते हैं, इसमें ज्यादा सदस्य होते हैं। शक्तियां किसके पास ज्यादा रहेंगी, तो शक्तियां जो रहेंगी वो इनके पास ज्यादा रहेंगी। इनके पास क्या रहेंगी, शक्तियां ज्यादा रहेंगी। इनके पास क्या रहेंगी, शक्तियां ज्यादा रहेंगी, ठीक है। यानी कि शक्तियां का जो मुख्य उपभोक्ता रहेंगे वो कौन रहेंगे, तो यही रहेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है। मंत्रिमंडल शब्द का संविधान में हमारे मतलब मंत्रिमंडल के ये अलग से जो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री वाली जो मंत्रिमंडल हो रही है, इसका जो मूल संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसकी व्यवस्था की गई। कब की गई, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसकी व्यवस्था की गई, ठीक है। आजकल आप बोले देंगे, आप जैसे कि आप बोलते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है, तो मंत्रिपरिषद की बैठक से मतलब ये नहीं है कि इन सभी मंत्रियों को शामिल करना जरूरी है, नहीं। केवल एक ये वाला, यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री की बैठक चल रही है, तो इसमें क्या बोल देंगे आप, सभी की मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। अब प्रधानमंत्री इन सबको तो बुला नहीं सकता, सारे सदस्यों को, तो इसलिए वो क्या करता है, इन मुख्य यानी कि जो मुख्य मंत्री होते हैं, यानी कि जो मुख्य मंत्रालयों के मंत्री होते हैं, उन्हीं के साथ में बैठक कर लेता है और बोल देते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हुई। कैबिनेट मंत्री की, यानी कि कैबिनेट मंत्रियों की बैठक चल रही है, तो बैठक में कौन कौन शामिल रहेंगे, प्रधानमंत्री होगा और कैबिनेट मंत्री होगा, ठीक है ना। अब जो भी इसमें जो निर्णय लेंगे वो इन सब में बांट देंगे कि भाई हमने ये निर्णय लिया है, इसको सफल बनाएंगे, आपका काम है, अब इसको करिए पूरा, हमने तो ले लिया, अब आपका काम है कि इसको कैसे अमल में लाना है, ठीक है ना। तो वास्तविक निर्णय यही लेते हैं। उसके बाद में इनको बता देते हैं कि भाई अब आपको काम ये करना है, हमने ये निर्णय ले लिया है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि यदि कोई एक मंत्री किसी काम या किसी भी वजह से कोई गलत काम कर दे, कोई भी एक मंत्री सिंगल मंत्री, ठीक है, सिंगल मंत्री हुआ, तो उसके लिए पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या होती है, जवाबदेही रहती है। क्या रहती है, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जवाबदेही रहेगी। यानी कि आपने अगर आपके एक मंत्री ने भी गलत काम कर दिया, तो आपको पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि यदि मान लीजिए कि एक मंत्रिपरिषद पर क्या हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, यानी कि इस मंत्री पर हमें अब भरोसा नहीं है, तो उसके चक्कर में सारी की सारी मंत्रिपरिषद ही क्या देना पड़ेगा, सारी की सारी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, सारी की सारी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। साथ में प्रधानमंत्री भी जाएगा, कैबिनेट मंत्री भी जाएंगे, राज्य मंत्री भी जाएंगे, उप मंत्री भी जाएंगे, सारी की सारी मंत्रिपरिषद चौपट, अगर एक मंत्री ने भी गलती कर दी तो, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने बोला ना कि सामूहिक रूप से क्या रहता है, विधान लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहता है पूरा का पूरा जो मंत्रिपरिषद रहता है। अब मंत्रिपरिषद से बाहर थोड़ी ना है कैबिनेट मंत्री, आएंगे तो मंत्रिपरिषद में, चाहे उन्होंने अलग से चाहे बना लिया हो कि भाई चलो हम यहाँ पे अलग से बैठक करके आपको बता दिया करेंगे कि ये निर्णय लिए आप इनको काम करिए। लेकिन और इसमें ये किसको शामिल कर सकते हैं, तो एक ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र प्रभार मंत्री को उन्होंने अलग से एक मंत्रालय सौंप रखा है, तो इनको भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि एक मंत्री ने कुछ गलत काम कर दिया तो सारे के सारे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है ना। कहाँ देना, और इनको जवाब दे सामूहिक रूप से कहाँ देना पड़ता है, तो सामूहिक रूप से जवाब कहाँ देना पड़ता है, तो लोकसभा में जवाब देना पड़ता है, ठीक है। एक और होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का क्या होता है, तो किचन कैबिनेट जो प्रधानमंत्री वाली किचन कैबिनेट का मतलब यही होता है कि इसमें संविधान में निहित नहीं है। किचन कैबिनेट का मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री अपनी कुछ पसंदीदा लोगों के साथ में बैठ के अपने चाय वगैरह रखी है, आगे बिस्किट वगैरह रखे हैं, रूम में बैठे हैं और वहीं पे कुछ निर्णय कर लिया और बाद में फ़ोन लगा के बोल दिया कि भैया ये काम होना चाहिए, ये विधायक पेश कर दो, साथ में ला दो, संसद से पेश करवा दिया और पास हो गया बस। यानी कि किचन कैबिनेट अर्थात अपने घर में ही कुछ निर्णय ले लेना, ठीक है ना, उससे क्या बोलते हैं, किचन कैबिनेट बोलते हैं। तो ये था मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में आप क्या अंतर होता है ये मैंने भी बता दिया है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद के काम क्या होते हैं सारे के सारे आप जानते हैं, ओके। तो ये थे
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।